भागलपुर एक ऐसी सरजमीन कि जिसके बारे में सोचिए तो ये वो शहर है जो धागे बुनकर के लोगों के जिस्म ढकने के लिए लिबास बनाता है। ये वो शहर है। मेरी आंखों के सामने बड़ी तादाद में बुनकर बैठे हैं। मैं आपके हुनर को भी सलाम करता हूं और आपके जज्बे को भी सलाम करता हूं। मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं। वहां जो बुनकरों की हालत है कि मऊ हो, आजमगढ़ हो, टांडा हो, बनारस हो, सारे बुनकर इस वक्त जो है वो धरना दे रहे हैं, इस वक्त आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार ने उनके कारोबार को बर्बाद करके रख दिया है। उनको कोई राहत पैकेज नहीं मिल रहा है, कोई सब्सिडी नहीं मिल रही है, वो आंदोलन कर रहे हैं। और आज जब मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मैं एक नई उम्मीद के साथ खड़ा हूँ कि यहाँ के बुनकरों को भी राहत पैकेज का इंतजार है, सब्सिडी का इंतजार है, सरकार की नजरे करम का इंतजार है। तो मैं इस उम्मीद के साथ यहाँ खड़ा हूँ। मैं पिछले 2 दिन से बिहार घूम रहा हूँ। मैं उस आहट को महसूस कर रहा हूँ कि बिहार बदलने जा रहा है और आपकी हुकूमत आने जा रही है। और ये जो अजीत साहब हैं, 2 बार के विधायक हैं, पीछे से अजीत भाई कह रहे हैं शर्मा भी लगा दीजिए। मैंने कहा ये लोग नहीं मानते आपको तो क्या किया जाए, ये सिर्फ अजीत भाई ही मानते हैं। अजीत शर्मा जी, इनका जो जोश है वो जोश बता रहा है कि आप हैट्रिक मारने जा रहे हैं। हैट्रिक मरवाइएगा कि नहीं मरवाइएगा? पक्का? दायरे में सिमट के आएगा। आपके जज्बे के नाम ये मिसरे कि दायरे में सिमट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा, आंधियों को जरा खबर कर दो, आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आएगा, शेर वापस पलट के आएगा। भागलपुर वालों, अब थोड़ी सी संजीदा गुफ्तगू करना चाहता हूं आपसे। मैं शायर हूं, मैं आपके दिल के दर्द को जबान देने की कोशिश करता हूं लफ्जों में ढाल करके। आज मैं यहां क्यों खड़ा हूं, मेरे इस खड़े होने के मकसद को समझिएगा। अगर इस बार का चुनाव महज एक विधायक चुनने का चुनाव होता तो मैं आपके बीच में अपना दामन फैला के ना खड़ा होता, क्योंकि मेरा मकसद बड़ा है, मेरा मिशन बड़ा है, मेरी सोच बड़ी है। ये सिर्फ एक विधायक का चुनाव होता तो मैं यहां आपके सामने दामन न फैलाता। जब आप वोटिंग वाले दिन जा करके ईवीएम की कतार में खड़े होंगे और हाथ के पंजे का बटन दबाने के लिए आपकी उंगलियां कसमसा रही होंगी, तो आप सिर्फ अजीत शर्मा को बतौर विधायक नहीं चुनेंगे, बल्कि तेजस्वी यादव को इस सूबे का मुख्यमंत्री चुनेंगे। आपको इसलिए विचार करके उसकी वोटिंग करनी है। ये वक्त बदलाव का है और वो बदलाव की बौखलाहट जो है वो अभी 3 दिन पहले 2 दिन पहले प्रधानमंत्री जी आए थे, उनके चेहरे पर भी दिख रही थी और नीतीश जी के चेहरे पर तो रोज दिख रही है, वो जो बौखलाहट है उनकी, मैं उसे हर मीटिंग में देखता हूँ, उनके वीडियोज देख रहा हूँ। वो आजकल बौखला जाते हैं भीड़ के ऊपर, लग रहे नारों के ऊपर। ऐसा लगता है कि उनका चुनाव निशान है तीर न, वो पलट के उन्हीं के गले के पार हो गया है। 2015 में एक वक्त था कि हम सब उनकी तारीफें करते थे, पूरा बिहार उनकी तारीफें करता था, लेकिन जो पलटी उन्होंने मारी है, जो धोखा उन्होंने दिया है, मैं तो ये कहता हूँ, रास्ते में मैं अखिलेश बाबू से कह रहा था, अजय जी से कह रहा था कि हम सब ने उन्हें पहचानने में बड़ी भूल कर दी थी। देखने में रंग उनका जाहिरन नीला न था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं वो शख्स जहरीला न था। इसका मतलब ये नहीं वो शख्स जहरीला न था, लेकिन आजकल बड़े गुमराए हैं। उन्हें भी समझ में आ गया है कि 10 नवंबर को विदाई तय है, वो समझ गए हैं। इसीलिए जो उनके चेहरे पर पीलापन है वो बता रहा है कि बिहार में एक नई इबारत लिख दी है। एक 31 साल का नौजवान जिस तेज कदम के साथ हेलीपैड से उतर के मंच पर आता है, आवाम से खिताब करता है और फिर भाग करके हेलीकॉप्टर पकड़ता है और दिन में 12-12, 13-13 सभाएं करता है, और जिस तरह से
उस तेजस्वी यादव के लिए बुनियाद का पत्थर बनने का काम कांग्रेस ने किया है, लेफ्ट के साथियों ने किया है, लेफ्ट पार्टियों ने किया है। ये जो गठजोड़ है, ये जो महागठबंधन है, इस बार बिहार में छोटे वाले मोदी जी की भी विदाई करेगी और नीतीश बाबू की तो करेगी ही करेगी। मैं आपसे गुजारिश करने आया, मैंने कहा ना मेरा मकसद बहुत बड़ा है, मेरे इरादे बहुत बड़े हैं। मुझे याद है मुजफ्फरपुर बालिका गृह का जो कांड है, जहां कितनी बच्चियां बलात्कार के बाद मार दी गई, उनकी लाशें मिली और उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा नीतीश बाबू ने फिर उसी मंत्री को टिकट दिया। मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं, हालत यह है कि रात के 2 बजे लाशें जला दी जा रही हैं, बेटियों की परिवार वालों को चेहरा नहीं देखने दिया जा रहा है। क्या ऐसे लोगों को फिर से वापस लाएंगे? ऐसे लोगों को नहीं वापस लाना। एक नौजवान जो अपनी सभाओं में धर्म और मजहब से उठ करके कह रहा है कि बिहार वालों, जिस दिन तुमने मुझे मुख्यमंत्री बनाया 10 लाख पक्की नौकरियां तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। हमें उस तेजस्वी यादव की बात पर यकीन करना है, हमें राहुल जी की उस बात पर यकीन करना है कि कांग्रेस और तेजस्वी और लेफ्ट की जो गठबंधन की ये जो एक नई मुहिम है, ये मुहिम बिहार को एक नई दिशा में ले जाएगी, बिहार को एक नए मंजर पर ले जाएगी। बिहार वालों, आप बड़े भोले लोग हैं, बड़े प्यारे लोग हैं, बड़े अच्छे लोग हैं। मैंने आपके दर्द को महसूस किया है। मैं बिहार के तमाम इलाकों में पिछले दिनों जब आंदोलन चल रहे थे तो मैं आपके आसपास, मेरा ख्याल पूरा बिहार भागलपुर ही नहीं आ पाया था, बदनसीबी ये थी। लेकिन आज खुशनसीब हूँ कि आज आपके बीच में हाजिरी हो गई। मैं आज आपसे ये कहने आया हूँ कि इस बार आप इन्हें विधायक बनाएंगे और अजय कपूर जी ने तो कह ही दिया है कि मौका लगा तो मुख्यमंत्री नहीं, मुख्यमंत्री तेजस्वी जी होंगे और मुख्यमंत्री नहीं तो कोई बड़ा मुकाम है। ये वादा तो आपसे अजय भाई ने कर ही दिया है और अजय कपूर जी ने वादा किया है तो मुझे लग रहा है कि आखिरी सांस तक इस वादे को दिखाएंगे। लेकिन अभी भाई मैं आपसे एक वादा लेना चाहता हूँ। आप 2 बार से इनके विधायक हैं, आप इनके लिए रात के 12 बजे खड़े रहते हैं और इनकी आंखों की चमक भी बता रही है कि ये आपसे बड़ी मोहब्बत करते हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जब आप इस बार जीतें और खुदा करे कि सरकार बने और उस सरकार में आप किसी बड़े मजबूत ओहदे पर पहुंचे तो इनके गुंडर उद्योग के लिए जो कर पाइएगा करिएगा। लेकिन मेरी एक गुजारिश है कि इनके मोहल्लों में एक कॉलेज या स्कूल जरूर बना दीजिएगा। उसकी नींद करने के लिए पहली मुझे आवाज देंगे तो मैं भाग करके आपको बीच में आऊंगा। वो मेरा काम है। खास तौर पर मैं शुक्रिया अदा करूंगा यहाँ पर जो साथी मौजूद हैं। पहली बार आया हूँ, सोच रहा हूँ थोड़ा बहुत कुछ सुना दूँ, वरना जाने के बाद आप कहेंगे देखिए तो भाषण देके चला गया, कुछ सुनाया नहीं। बिहार वालों में तो पूरा बिहार में घूम के कह रहा हूँ कि ये जो वक्त आया है ना, जब जाइएगा वोट देने के लिए तो वो चीजें याद रखिएगा कि जब गुजरात से मार मार के भगाए जा रहे थे लॉकडाउन में बिहार के लोग, बिहार के मजदूर, बिहार के काम करने वाले जब भगाए जा रहे थे दिल्ली से, हजारों हजार की कतार खड़ी थी कि सरकार, नरेंद्र मोदी साहब या बिहार की सरकार किसी तरह से बसों का इंतजाम कर दे या ट्रेनों का टिकट दे दे, ट्रेनें चला के हम अपने घर चले जाएं। अगर कोरोना से खुदा न खास्ता मौत भी आ जाए तो कम से कम अपने घर वालों के आसपास जाकर के जनाजा तो नसीब हो सके। लेकिन इस सरकार ने वो भी नहीं किया। और आज निर्मला सीतारमण जो आई थी वो कह रही है कि बिहार वालों अगर वोट दोगे तो फ्री वैक्सीन देंगे। ऐसा लग रहा है जैसे वैक्सीन देकर वोट नहीं बल्कि फिरौती की रकम मांगी जा रही हो कि अगर वैक्सीन तब मिलेगी जब आप वोट दोगे। मैं तो ये कह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी जी ये जुमला अपने पास रखिए, 15 लाख दे दीजिए, हम वैक्सीन खुद खरीद लेंगे जब तक वैक्सीन आएगी। आप भाजपा की स्ट्रेटेजी देखिए, वो वैक्सीन जो दुनिया में आज तक कहीं बनी ही नहीं उसको भी बेच दे रहे। रेलवे बेचने के कगार पे आ गए, BSNL बेच दिया, जीवन बीमा LIC बेच दे रहे, सब बेच दे रहे और अब एक ऐसा ख्वाब बेच रहे हैं जिसकी दुनिया में कोई ताबीर ही नहीं है। लेकिन ये भाजपा का ट्रेडिशनल काम है। तब मैं आपके बीच में खड़ा हूं और आपसे गुजारिश कर रहा हूं, आप तपती दोपहरी में मेरी आंखों के सामने पसीने पसीने होकर खड़े हैं, मैं आपकी मौजूदगी को सलाम करता हूं। इधर जो लोग धूप में खड़े हैं उन्हें सलाम करता हूं। कुर्सियां कम पड़ गई है, अजीत भाई को उम्मीद नहीं थी कि धूप में इतने लोग आ जाएंगे।
भागलपुर है, जब मोहब्बत लुटाता है तो दामन भर देता है, ओवरफ्लो कर देता है। सलाम आपकी मौजूदगी को। देखिए, इस बार नीतीश बाबू बहुत बुरे फंस गए हैं, मतलब बहुत बुरे फंस गए हैं, ये समझ लीजिए। मोदी जी ने भी उनको निपटाने का पूरा प्रोग्राम बना लिया। आप उसको इस तरह समझिए कि चिराग बाबू आजकल घूम घूम कहते हैं, चिराग पासवान जी, की मैं मोदी जी का हनुमान हूँ। मेरा सीना फाड़ के देखोगे तो मोदी जी की तस्वीर निकलेगी। अब आप अंदाजा लगाइए कि अगर चिराग पासवान जी हनुमान है तो मोदी जी ने अपने हनुमान को भेजा किस लिए है? नीतीश जी की लंका में आग लगाने के लिए। बहुत बुरी तरह से फंस गए नीतीश बाबू, ना उनसे निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है। उसी बौखलाहट में कभी लालू जी का नाम आप सामने से सुनते हैं तो उछल जाते हैं, कभी कल तो किसी सभा में बहुत लगभग अपशब्द बोला उन्होंने। ये उनकी भाषा नहीं थी, ये उनका तेवर नहीं था, ये उनका मिजाज नहीं था। लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है, जब आदमी बौखलाता है तो फिर वो मुख्यमंत्री क्या प्रधानमंत्री भी हो तो उसकी जबान फिसलती ही रहती है। मैं समझ रहा हूँ वो बेचारे क्यों परेशान है। उनकी परेशानी ये है कि 9 नवंबर को लालू यादव जी की जमानत होगी और 10 नवंबर को बिहार में महागठबंधन का मुख्यमंत्री बनेगा। अगर आपने समझदारी दिखाई तो, और मुझे पूरा यकीन है कि आप समझदारी दिखाएंगे। भागलपुर वालों, मैं आपसे यहाँ इसलिए भी इतनी गुफ्तगू कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ से जो आवाज उठती है वो पूरे बिहार में जाती है, वो पूरे बिहार के लोगों का मिजाज बनाती है, रुख तय करती है। मैं इसलिए भी आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ। हो सकता है बहुत सारे लोग कहते हैं भागलपुर को लेकर के माजी के बड़े जख्म है हमारे दिलों में, मेरे भी दिल में है, लेकिन मैं पूरी जिम्मेदारी से एक पढ़ा लिखा नौजवान, आपकी नुमाइंदगी करने वाला नौजवान यहाँ खड़ा होकर ये कहता है, पूरे बिहार के लोगों से ये कहता है, पूरे मुल्क के लोगों से ये कहता है कि हम माजी के जख्मों को कुरेद करके आने वाला मुस्तकबिल बर्बाद नहीं कर सकते हैं। हमें आने वाला मुस्तकबिल बनाना है। हम चाहते हैं कि आने वाले दिनों में पटना की गद्दी से लेकर के दिल्ली की गद्दी तक पर ऐसे लोग बैठे हैं कि ऐसी फजाएं हमवार हो, ऐसा माहौल बने कि हमारे आने वाली नस्लों को उस माहौल में सांस लेने में तकलीफ ना हो। मैं ऐसे मुस्तकबिल का ख्वाब देख रहा हूँ। मैं इसलिए आपसे गुफ्तगू करने के लिए आया हुआ हूँ। बिहार वालों, भागलपुर वालों, एक नज़्म सुनाता हूँ आपको। इस हुकूमत ने जो कुछ किया है पिछले लॉकडाउन में, हम ये कह रहे हैं कि बहुत पीछे मत जाइए। पिछले 3, 4, 5 महीने में इस हुकूमत ने, पटना की हुकूमत ने और दिल्ली की हुकूमत ने जो आपके साथ किया है, बस उसे जहन में रख करके वोट डालिएगा। मैं नज़्म पढ़ता हूँ कि हुकूमत तेरे सारे जुल्मों सितम, ऐ हुकूमत तेरे सारे जुल्मों सितम, याद रखेंगे हम, याद रखेंगे हम लॉकडाउन के वो जानलेवा करम। जिन्होंने मास्क फ्री नहीं दिया वो कह रहे हैं वैक्सीन फ्री देंगे। मतलब एकदम में पागल बन गए हैं कि लॉकडाउन के वो जानलेवा करम, याद रखेंगे हम, याद रखेंगे हम, ऐ हुकूमत तेरे सारे जुल्मों सितम, याद रखेंगे हम, याद रखेंगे हम। अपने माँ बाप घर बार से दूर थे, वो मंजर याद करिएगा कि 1200 किलोमीटर पैदल चल के आए बिहार के लोग। बच्चियां साइकिल चला करके आई, लेकिन ये पटना की गद्दी में बैठे हुए बेहिस इंसान की आंखों में शर्म का एक कतरा तक नहीं आया। तब मैं ये मिसरे पढ़ता हूं, मेरे गुस्से के साथ अपना गुस्सा मिलाइएगा कि अपने घर बार माँ बाप से दूर थे, जुर्म ये था बिहारी थे मजदूर थे, जुर्म ये था बिहारी थे मजदूर थे, पेट खाली था भूख से चूर थे, पेट खाली था भूख से चूर थे, फिर भी पैदल ही चलने को मजबूर थे।
मजबूर थे, आंख में बेबसी और पलकें थी नम, याद रखेंगे हम, याद रखेंगे हम। ऐ हुकूमत तेरे सारे जुल्मों सितम, याद रखेंगे हम, याद रखेंगे हम। किसी ने हमसे कहा इमरान बिहार क्यों जा रहे हैं आप, क्यों खड़े हैं आप कांग्रेस के साथ, आप तो शायर हैं। मैंने कहा हाँ मैं शायर हूँ, लेकिन जब मैं हाथरस की बिटिया के लिए पैदल कई किलोमीटर चलकर जाते हुए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ उस धूप में तपती दोपहरी में जाता हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं सही इंसान के साथ खड़ा। मुझे लगता है कि जब हमारे खिलाफ कानून पास हो रहे थे, पुलिस की लाठियां बरस रही थी, गोलियां बरस रही थी, तो राजघाट पर 3 डिग्री टेम्परेचर में राहुल गांधी बैठे थे, प्रियंका गांधी जी बैठी थी, मनमोहन सिंह जी बैठे थे, सोनिया गांधी जी बैठी थी, मैं बैठा था उनके साथ उस कड़कती ठंड में। हमारे लिए खड़ी थी प्रियंका गांधी रात के 10 बजे इंडिया गेट पर, हमारे लिए खड़े थे जंतर मंतर पर राहुल गांधी, हमारे लिए खड़े थे। इसलिए मैं उनके साथ खड़ा हूं, क्योंकि मेरा फर्ज है कि मैं लोगों के बीच में जाऊं, उन्हें बेदार करूं, अपनी जिम्मेदारियां समझते हुए लोगों को ये बताऊं और लोगों से ये कहूं कि 15 सालों का बदला लिया जाएगा। और जोश के साथ बताइए, मैं चाहता हूं कि बिहार की फजाओं में आज जो भागलपुर से आवाज जाए, वो पूरे बिहार में जो थोड़ी बहुत कोट कसर रही हो उसे भी बराबर कर दे। मैं मिसरा करता हूं कि 15 सालों का बदला लिया जाएगा, सब सवालों का बदला लिया जाएगा, सब सवालों का बदला लिया जाएगा। चलते चलते जो थे पाँव में पड़ गए, चलते चलते जो थे पाँव में पड़ गए, ऐसे छालों का बदला लिया जाएगा। नीतीश बाबू देखना तोड़ देंगे तुम्हारा भरम, याद रखेंगे हम, याद रखेंगे हम। ऐ हुकूमत तेरे सारे जुल्मों सितम, याद रखेंगे हम, याद रखेंगे हम। पिछली 2 बार से आप जिताते आ रहे हैं अजीत भाई को, लेकिन इस बार मैं आपके कंधों पे और जिम्मेदारी डाल के जा रहा हूं। वो जिम्मेदारी ये है कि आपसे 2 शिकायतें हैं मेरी। पहली है कि सुबह जब चाय की दुकान पे बैठते हैं तो पटना की हुकूमत चाय पीते पीते गिरा भी देते हैं और बना भी देते हैं, और फिर शाम को जब कहीं बैठ के चुपचाप बिरयानी खा रहे होते हैं तो दिल्ली वाली पलट देते हैं और दूसरी बना देते हैं। लेकिन जिस दिन वोट डालने जाना होता है, आपको लगता है कि यार कौन जाए, अजीत भाई को जीत ही रहे, कौन जाए, वोट से क्या हो जाएगा। नहीं, अपने एक वोट की अहमियत समझो, अपने एक वोट की ताकत समझो। तुम्हारे हाथ में जो वोट की ताकत है, वो ताकत इतनी बड़ी ताकत है कि उसको इस तरह समझना कि जब खाने काबा को ढहाने के लिए अब्रहा आया था हाथियों पर बैठ करके, तो पूरे अहले मक्का परेशान थे कि इसका क्या होगा, इसका कैसे मुकाबला होगा। तो आसमान में, मेरी बात सुनना, तो आसमान में अब्रहा के झुंड को देखने के बाद अबाबीलें नजर आई थी, और उन अबाबीलों के पंजों में छोटे छोटे कंकर थे, और वो जब कंकर बरसे हैं तो अब्रहा का झुंड कहां हो गया पता नहीं चला। तुम्हारे हाथ में जो एक ईवीएम का बटन दबाने की ताकत है, दरअसल अबाबील के पंजों में दबे हुए उसी एक कंकर की तरह है। निकलो, उसका इस्तेमाल करो, और अब तक जितने वोट से जिताया है उसके दुगना वोट से जिताओ। ये मैं वादा करता हूं अजीत भाई की तरफ से, चाहे इनका हाथ पकड़ के करवाना पड़े, चाहे इनका दामन पकड़ के करवाना पड़े, मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए जो कर सकें करें, लेकिन कम से कम तालीमी बेदारी के लिए खास तौर पे काम करें। उसमें मैं आपकी मदद भी करूंगा और आपके साथ खड़ा नजर भी आऊंगा। और आखिर में आपसे ये कह के विदा लेता हूं, क्योंकि अगली सभा के लिए निकलना है, कि एक वादे को निभाने के लिए वोट करो। बहुत संगीत के से सुनना मेरी इस बात,
एक वोट भी बर्बाद नहीं करना। यहाँ तमाम अहले इल्म लोग बैठे हैं, तमाम अदबी लोग बैठे हैं। मैं इन सब से गुजारिश करते हुए कह रहा हूँ कि एक वादे को निभाने के लिए वोट करो, अपनी दस्तार बचाने के लिए वोट करो, अब तलक सबको जिताने के लिए वोट किया, अपनी कातिल को हराने के लिए वोट करो, अपने कातिल को हराने के लिए वोट करो। भागलपुर वालों, आज से अजीत भाई अकेले चुनाव नहीं लड़ेंगे, आज से एक एक बच्चे को अजीत शर्मा बन के चुनाव लड़ना। फैल जाइए अपने मोहल्लों में, फैल जाइए इलाकों में, सोशल मीडिया चलाते हैं तो उस पर प्रचार करिए, रिश्तेदारों को फोन करिए, उनसे कहिए कि ये लड़ाई सिर्फ एक विधायक चुनने की नहीं है, मुख्यमंत्री चुनने की है। एक 31 साल के नौजवान को मुख्यमंत्री बनाना है और उसके लिए डरिएगा मत, क्योंकि हम डरने वाले लोग नहीं हैं। कि वक्त के हाकिमों बादशाहों सुनो, जुल्म की फौज के सरबराहों सुनो, कातिलों के सभी खैर खाहों सुनो, ऐ सियासत के मगरूर शाहों सुनो, के मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे, मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे। और आप वो लोग हैं जो मैंने कहा धागों से लिबास बुनते हैं, धागों से कपड़े बुनते हैं। मैं आपके नाम आखिरी 4 मिसरे पढ़ के आपसे विदा लेता हूं, मेरा दामन भर लीजिएगा दुआओं से। कि हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया। मैंने कहा था ये विचारधाराओं की लड़ाई है, ये तय करने की लड़ाई है, ये चुनाव ये तय करेगा कि दिल्ली से लेकर पटना तक की गद्दी पे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और मौलाना आजाद ने जो ख्वाब देखा था उसकी ताबीर वाले लोग बैठेंगे, या जो संविधान को कुचलना चाहते हैं वो लोग बैठेंगे। तब इमरान ये मित्र पढ़ता है कि हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया, हमने एक रंग के, तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर। अगला जो मिसरा है वो आपके वजूद का मिसरा है कि हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया, तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, हमने हिंदुस्तान को तिरंगा दिया, ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए, ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए, एक दिन इस जमीन में उतर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। वादा करता हूँ आप जिताइए अजीत भाई को, और चुनाव जीतने के बाद जीत के जश्न का बड़ा प्रोग्राम होगा, आऊंगा और पूरी रात सुनाऊंगा, जितना आप कहेंगे उतना सुनाऊंगा।
देखा